हे एवरीबॉडी, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल लीगल पाठशाला। अगर अभी तक आप लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि आपको रेगुलर नोटिफिकेशंस मिलते रहें। आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हो, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। और आप पर्सनली मुझे ज्वाइन करना चाहते हो फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, उसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। आप हमें व्हाट्सअप का जो हमारा ग्रुप है लीगल पाठशाला का, उसको भी ज्वाइन कर सकते हो, उसका लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की हमारी वीडियो। एक काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है आज जो हम डिस्कस करेंगे। छोटा है, दिखता छोटा है, बट है बड़ा इंपॉर्टेंट, और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जुडिशरी के लिए भी और वैसे आप प्रैक्टिस करते हो उसके लिए भी तो इम्पॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए बेसिकली है क्या ये प्रोविजन। देखिए सेक्शन 88 की बात करेंगे हम आज, जो एक काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर का, जो बात करता है इंटरप्लीडर सूट की। प्री एग्जाम के लिए, मेंस एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। प्री के अंदर क्वेश्चन आता है, काफ़ी बार आता है कि इंटरप्लीडर सूट क्या होता है, कौन इंस्टीट्यूट कर सकता है, किसके अगेंस्ट किया जा सकता है, किसके अगेंस्ट नहीं किया जा सकता। मेंस के अंदर क्वेश्चन आता है डायरेक्टली, राजस्थान जुडिशरी में बहुत बार आता है मेंस के अंदर क्वेश्चन, काफ़ी स्टेट्स में पूछा जाता है। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि इंटरप्लीडर, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय इंटरप्लीडर सूट, क्या होता है इंटरप्लीडर सूट, प्रोसीजर क्या है इंटरप्लीडर सूट का, कौन कर सकता है कौन नहीं कर सकता। तो बेसिक प्रोविजन ही डिस्कस करेंगे आज हम 88 सेक्शन के ऊपर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देरी ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। हाँ, एक और इन्फॉर्मेशन, अगर आप लोग कोई भी सब्जेक्ट अगर पढ़ना चाहते हो हमसे, हमारी जो एकेडमी है बेसिकली लीगल पाठशाला, उस एकेडमी को ज्वाइन करना चाहते हो ऑनलाइन कोर्सेज के लिए, पूरे कंप्लीट जुडिशरी के कोर्स के लिए, या पर्टिकुलरली एनी सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हो आप, फॉर एग्जांपल आप सीपीसी में वीक हो, सीआरपीसी में वीक हो, एविडेंस में वीक हो, या कोई भी माइनर मेजर एक्ट, कोई भी एक्ट हो सकता है जो आपको अच्छे से नहीं आता और आप समझना चाहते हो, पढ़ना चाहते हो हमसे, एक अच्छे तरीके से बेरेक्ट पढ़ना सीखना चाहते हो, तो आप हमें ज्वाइन कर सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा टॉपिक, जो बात करता है इंटरप्लीडर सूट की। देखिए क्या कह रहे हैं, सेक्शन 88 को हम रेड विद करेंगे ऑर्डर नंबर 35 के साथ। अगर आप देखेंगे जो सेक्शंस हैं यहाँ पे, सेक्शन 88 है, ये आपको सब्सटेंटिव लॉ की बात करता है, ये कहीं ना कहीं सब्सटेंटिव पार्ट बताता है इंटरप्लीडर सूट का। जो सेक्शन 88 है वो आपको बताता है कि आप एक इंटरप्लीडर सूट इंस्टीट्यूट कर सकते हो, लेकिन इसका जो प्रोसीजरल लॉ है, जो प्रोसीजर है, कैसे इंस्टीट्यूट किया जाएगा, कौन इंस्टीट्यूट करेगा, वो सारा का सारा हम पढ़ते हैं ऑर्डर नंबर 35 के अंदर। ये चीज़ आपको यहाँ ध्यान रखनी है, मेंस के लिए भी इंपॉर्टेंट है। 88 रेड विद ऑर्डर नंबर 35। पहले 88 को समझते हैं क्योंकि ये सब्सटेंशियल पार्ट है। सेक्शंस जितने भी हैं सीपीसी के अंदर, ये सारे सब्सटेंशियल पार्ट हैं, सारे के सारे प्रोसीजर सारा का सारा ऑर्डर्स में दिया हुआ है। तो सेक्शन 88 को समझते हैं। देखिए क्या कहता है, वेयर इंटरप्लीडर सूट मे बी इंस्टीट्यूटेड। देखिए जो वर्ड लिखा हुआ है इंटरप्लीडर लिखा हुआ है, तो साफ है यहाँ से, क्योंकि ये एक आम सूट नहीं है, नॉर्मल सूट नहीं है, कोई एक स्पेशल सूट की बात कर रहा है यहाँ पे। एक इंटरप्लीडर सूट मतलब कहीं ना कहीं पार्टीज अपने आप के अंदर ही प्लीड कर रहे हैं, प्लीड अगेंस्ट ईच अदर। जो इंटरप्लीडर है, इसको अंडरलाइन करके आप लिख सकते हो इसके ऊपर, प्लीड अगेंस्ट ईच अदर। पार्टीज एक दूसरे के अगेंस्ट ही प्लीड कर रही हैं। प्लीडिंग आप जो पढ़ते हो सीपीसी के अंदर, जो प्लेंट होती है, रिटर्न स्टेटमेंट होती है, सारी प्लीडिंग का पार्ट होती है। तो इंटरप्लीडर सूट आपको क्या समझाना चाह रहा है कि भैया इंटरप्लीडर सूट एक ऐसा सूट होता है जहां पार्टीज एक दूसरे के अगेंस्ट प्लीड कर रही हैं, सेम पार्टीज, डिफेंडेंट आपस में ही प्लीड कर रहे हैं, प्लेंटिफ का कोई रोल नहीं है उसके अंदर। तो वो आपको ये समझा रहा है। देखिए क्या कहता है, वेयर इंटरप्लीडर सूट मे बी इंस्टीट्यूटेड, कहाँ इंस्टीट्यूट किया जा सकता है, किन केसेस के अंदर। देखते हैं क्या कहता है, वेयर 2 और मोर पर्सन्स, इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा, 2 और मोर पर्सन्स। तो यहाँ पे 2 पर्सन भी हो सकते हैं, 2 से ज्यादा भी हो सकते हैं, सपोज 10 भी हो सकते हैं, 15 भी हो सकते हैं, 20 भी, 50 भी, कितने भी पर्सन हो सकते हैं। क्लेम एडवर्सली, एडवर्सली वर्ड को अंडरलाइन कर लीजिए, जैसे मैंने हाईलाइट कर रखा है तो आप हाईलाइट कर लीजिए। क्लेम एडवर्सली टू वन अनदर द सेम डेट। एडवर्सली मतलब मैं भी वही चीज क्लेम कर रहा हूं, दूसरा व्यक्ति भी वही चीज क्लेम कर रहा है। सपोज एक प्रॉपर्टी है, मैं क्लेम कर रहा हूं उस प्रॉपर्टी को, आप भी क्लेम कर रहे हो, और एक थर्ड व्यक्ति है वो भी क्लेम कर रहा है उस प्रॉपर्टी को, तो हम एक दूसरे के अगेंस्ट ही क्लेम कर रहे हैं उस प्रॉपर्टी को। जो एडवर्सली वर्ड है, इसका मतलब यही है कि हम एक दूसरे के अगेंस्ट कर रहे हैं क्लेम, कि ये मेरी प्रॉपर्टी, आप कह रहे हो नहीं मेरी प्रॉपर्टी, थर्ड पर्सन कह रहे हैं नहीं ये मेरी प्रॉपर्टी है। तो यहाँ पे जितने भी पर्सन हैं, क्योंकि 2 और मोर पर्सन, 2 से ज्यादा हो सकते हैं, तो हम यहाँ पे एग्जाम्पल 2 का ही लेके चलेंगे ताकि ईजी रहे आपको समझने में। तो 2 व्यक्ति कोई एक चीज को क्लेम कर रहे हैं एक दूसरे के विपरीत, एडवर्सली वर्ड लिखा हुआ है, एक दूसरे के अपोजिट, कंट्रेरी क्लेम कर रहे हैं। आप कह रहे हो मेरी है, मैं कह रहा हूं मेरी है, ठीक है। किस चीज के बारे में, टू वन अनदर द सेम डेट। एक डेट हो सकता है, वो कोई भी एक अमाउंट हो सकता है,
या सम ऑफ मनी हो सकता है, मतलब 5 लाख रुपए को क्लेम कर रहे हो या 10 लाख, कोई भी अमाउंट हो सकता है। और अदर प्रॉपर्टी, ये बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है अदर प्रॉपर्टी, इसके अंदर आपकी मूवेबल प्रॉपर्टी और इमूवेबल प्रॉपर्टी दोनों ही इंक्लूडेड हैं। तो कोई भी दो व्यक्ति, आप और मैं, एक थर्ड व्यक्ति से क्लेम कर रहे हैं, आगे लिखा हुआ है देखिए, फ्रॉम अनदर पर्सन। ये अनदर पर्सन जो है ये दो व्यक्तियों में से नहीं है, ये कोई और ही व्यक्ति है। सपोज ये 2 पर्सन्स, एक आप हो और एक मैं हूं, हम दोनों कोई एक प्रॉपर्टी लेके चलते हैं, यहां से कोई एक प्रॉपर्टी है, इस व्यक्ति से क्लेम कर रहे हैं। मैं भी वही प्रॉपर्टी क्लेम कर रहा हूं, आप भी वही प्रॉपर्टी क्लेम कर रहे हो इस व्यक्ति से, अनदर पर्सन। इसको आप सी नाम दे सकते हो, सी नामक व्यक्ति है, आप और मैं क्लेम कर रहे हैं इससे। हु क्लेम्स नो इंटरेस्ट, ये जो व्यक्ति है अनदर पर्सन जो है, ये सी नामक जो व्यक्ति है, हु क्लेम्स नो इंटरेस्ट, ये कोई इंटरेस्ट क्लेम नहीं कर रहा है उस प्रॉपर्टी के अंदर। सपोज एक घर है, उसको आप भी क्लेम कर रहे हो, मैं भी क्लेम कर रहा हूं, इस व्यक्ति से क्लेम कर रहे हैं हम, इस व्यक्ति के अगेंस्ट क्लेम कर रहे हैं, लेकिन ये व्यक्ति उस प्रॉपर्टी के अंदर कोई भी इंटरेस्ट क्लेम नहीं कर रहा किसी भी प्रकार का। देर इन लिखा भी हुआ है, देर इन अदर देन, ये एक थोड़ी एक्सेप्शन है यहां पे, प्रोवाइडेड लगा लीजिए। ये कह रहा है कि कोई भी इंटरेस्ट क्लेम नहीं कर रहा हूं, लेकिन एक चीज मैं क्लेम करूंगा, क्या? अदर देन फॉर चार्जेस और कॉस्ट, दोनों को अंडरलाइन कर लीजिए, चार्जेस और कॉस्ट। देखिए चार्जेस और कॉस्ट की जो बात आती है वो क्या कह रहा है सपोज इस व्यक्ति से हम जो प्रॉपर्टी क्लेम कर रहे हैं, जब जो भी इसने प्रॉपर्टी रखी है, जो इसने इस प्रॉपर्टी का टेक केयर किया है, जो भी खर्चा आया है उस प्रॉपर्टी को प्रॉपरली मैनेज करने में या उसकी देख रेख करने में, या जो कॉस्ट इसको आएगी इंटरप्रीटर सूट इंस्टीट्यूट करने में, उस चीज को ये क्लेम कर रहा है आपसे। प्रॉपर्टी के अंदर कोई भी इंटरेस्ट क्लेम नहीं कर रहा, ये सिर्फ चार्जेस क्लेम कर रहा है जो उस प्रॉपर्टी को मेंटेन करने में इसने लगाए हैं, जो पैसा इन्वेस्ट किया है, या मतलब उस प्रॉपर्टी को प्रॉपर तरीके से रखने में जो भी इसने पैसा लगाया है वो चीज क्लेम कर रहा है आपसे। एंड हु इज रेडी, हु मतलब ये डेट अनदर पर्सन, सी नामक व्यक्ति जो हमने एग्जाम्पल में लिया था, ये सी नामक व्यक्ति रेडी है, हु इज रेडी टू पे, पे मतलब सम ऑफ मनी के कंटेक्स्ट में पे वर्ड यहां पे लिखा हुआ है, और डिलीवर इट टू, डिलीवर लिखा हुआ है आपका अदर प्रॉपर्टी के कंटेक्स्ट में, या तो आप पैसे पे कर रहे हो या डिलीवर इट टू द राइटफुल क्लेमेंट। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, राइटफुल क्लेमेंट को अंडरलाइन कर लीजिए, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में कहा था आप और मैं क्लेम कर रहे हैं इस अनदर व्यक्ति से, सी नामक व्यक्ति से। अभी सी नामक व्यक्ति को नहीं पता कि आप राइटफुल क्लेमेंट है या मैं राइटफुल क्लेमेंट हूं। ये क्या करेगा, सच अदर पर्सन, सच अदर पर्सन कौन है, ये आपका ये अनदर पर्सन है, सी नामक व्यक्ति है यहाँ पे, ये अदर पर्सन मे इंस्टीट्यूट ए सूट, ये एक सूट इंस्टीट्यूट करेगा ऑफ इंटरप्लीडर, इंटरप्लीडर जिसको बोला जाएगा, मतलब आप और मैं एक दूसरे के अगेंस्ट इंटरप्लीड करेंगे। इंटरप्लीड मतलब प्लीडिंग करेंगे अगेंस्ट ईच अदर, अगेंस्ट ऑल दी क्लेमेंट्स। ऑल दी क्लेमेंट्स वर्ड यहां पे इसलिए आया है क्योंकि यहां पे 2 और मोर पर्संस लिखे हुए थे, जितने भी व्यक्ति इस व्यक्ति से क्लेम कर रहे थे उन सबके अगेंस्ट ये एक सूट इंस्टीट्यूट करेगा, जिसको बोलेंगे हम इंटरप्लीडर सूट, सारे क्लेमेंट्स के अगेंस्ट। किस पर्पज के लिए, फॉर द पर्पज, यहां पे इंटरप्लीडर सूट का पर्पज इटसेल्फ मेंशन किया हुआ है सेक्शन 88 के अंदर। क्या कह रहा है, फॉर द पर्पज ऑफ ऑब्टेनिंग ए डिसीजन एज टू द पर्सन टू होम पेमेंट, होम पेमेंट ये वाली पेमेंट जो ये रेडी था देने के लिए, और डिलीवर, डिलीवरी ऑफ द प्रॉपर्टी वेदर इट इज मूवेबल और इमूवेबल, शैल बी मेड एंड ऑफ ऑब्टेनिंग इंडेमनिटी फॉर हिमसेल्फ। इंडेमनिटी वर्ड को अंडरलाइन कीजिए, मतलब मुझे रिलीज कर दिया जाए, मेरे पास जो प्रॉपर्टी है उसका जो भी खर्चा वगैरह आया, जो भी पैसे वगैरह मैंने उसको मेंटेन करने में लगाए, वो मुझे दे दी जाए और मुझे फ्री कर दिया जाए। यहां तक समझते हैं। अब मैं एक बढ़िया एग्जांपल के आपको देके एक पूरा समअप करना चाहता हूं इसको, क्या कह रहा है ये देखिए। इंटरप्लीडर सूट क्या होता है बेसिकली, सपोज मैं और आप एक सी नामक व्यक्ति से एक सेम प्रॉपर्टी क्लेम कर रहे हैं, आप भी कह रहे हो कि ये प्रॉपर्टी मेरी है और मैं भी कह रहा हूं कि ये मेरी प्रॉपर्टी है। जो सी नामक व्यक्ति है वो कह रहा है कि ठीक है, आप दोनों क्लेम कर रहे हो, आप दोनों में से पता नहीं किसकी प्रॉपर्टी, मुझे नहीं पता कि राइटफुल क्लेमेंट कौन है, बट हाँ मुझे इतना पता है कि मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं इस प्रॉपर्टी के अंदर, मैं कुछ भी क्लेम नहीं कर रहा हूं इस प्रॉपर्टी के अंदर। तो वो जो व्यक्ति है आपका सी नामक व्यक्ति है, वो एक सूट इंस्टीट्यूट करेगा, उसके अंदर वो सिर्फ ये क्लेम करेगा कि जो मेरे चार्जेस वगैरह लगे हैं, जो मेरी कॉस्ट वगैरह आई है इस प्रॉपर्टी को मेंटेन करने में या मेरा सूट इंस्टीट्यूट करने में, इंटरप्रीटर सूट जो आपके अगेंस्ट इंस्टीट्यूट कर रहा हूं, मुझे वो दिला दी जाए, बाकी मुझे कुछ नहीं लेना। आप जो क्लेम कर रहे हो मेरे अगेंस्ट, आप दोनों इंटरप्रीट कर लीजिए, एक दूसरे के अगेंस्ट आप दोनों फाइट कर लीजिए, अपने एविडेंसेस ले आइए, प्रूव कर दीजिए कि राइटफुल क्लेमेंट कौन है, उसको प्रॉपर्टी दे दी जाएगी। वो हम प्रोसीजर में पढ़ेंगे ऑर्डर 35 में। तो बेसिकली इंटरप्रीटर सूट इतनी बात कहते हैं, प्रोवाइडेड इसका इंपॉर्टेंट है। प्रोवाइडेड क्या कह रहा है, प्रोवाइडेड दैट वेयर एनी सूट इज पेंडिंग इन विच द राइट, किसी भी प्रकार का एनी सूट लिखा हुआ है, एनी सूट इज पेंडिंग इन विच द राइट्स ऑफ ऑल पार्टीज, ऑल पार्टीज को अंडरलाइन कर लीजिए, ऑल पार्टीज कैन प्रॉपरली बी डिसाइडेड
नो सच सूट ऑफ इंटरप्लीडर शैल बी इंस्टीट्यूट। देखिए उस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग कोई सूट पेंडिंग है और वो सूट डिसाइड कर सकता है प्रॉपरली कि किसका राइट बनता है किसका नहीं बनता है इस प्रॉपर्टी पे, तो आप वहां पे इंटरप्लीडर सूट इंस्टीट्यूट नहीं करेंगे। तो ये बात थी हमारी सेक्शन 88 की। अब हम बात करेंगे ऑर्डर नंबर 35 की। देखिए ऑर्डर 35 क्या कह रहा है। ऑर्डर 35 मैंने स्टार्टिंग में भी कहा था, ये प्रोसीजर बताएगा इंटरप्लीडर सूट का प्रोसीजर क्या है। तो सब रूल 1 जो इसका है, रूल 1 जो है वो सिंपल सी बात कर रहा है, प्लेंट इन इंटरप्लीडर सूट, जो प्लेंट आप इंस्टीट्यूट करोगे, क्योंकि हमें पता है कि जो भी सूट आप इंस्टीट्यूट करते हो वो प्लेंट के थ्रू ही होता है। तो ये कह रहा है इंटरप्लीडर सूट के अंदर जो प्लेंट होगी वो कैसी होगी। देखिए क्या कह रहा है, प्लेंट इन इंटरप्लीडर सूट, इन एवरी सूट ऑफ इंटरप्लीडर द प्लेंट शैल इन एडिशन टू, इसको अंडरलाइन कीजिएगा, इन एडिशन टू अदर स्टेटमेंट्स नेसेसरी फॉर प्लेंट्स। देखिए जो जर्नली आप स्टेटमेंट्स ऐड करते हो एक प्लेंट के अंदर वो तो आप ऐड करोगे। इन एडिशन टू डेट स्टेटमेंट्स, जो स्टेटमेंट आप जर्नली ऐड करते हो किसी प्लेंट में, उनके साथ साथ आप एक और चीज ऐड करोगे। वो क्या कहता है, स्टेट नंबर ए डेट द प्लेंटिफ क्लेम्स नो इंटरेस्ट। आपकी प्लेंट के अंदर ये लिखा होना चाहिए कि आप कोई इंटरेस्ट क्लेम नहीं कर रहे हो इन द सब्जेक्ट मैटर इन डिस्प्यूट अदर देन फॉर चार्जेस और कॉस्ट। जो आपने 88 में पढ़ा वही बात यहाँ पे लिखी हुई है कि आप कोई भी इंटरेस्ट क्लेम नहीं कर रहे हो सिर्फ चार्जेस और कॉस्ट के अलावा। एंड बी क्या कह रहा है, द क्लेम्स मेड बाय डिफेंडेंट सेवरली। वो आप प्लेंट के अंदर लिखोगे हर एक डिफेंडेंट का अलग अलग क्लेम, ये क्लेम कर रहा है, ये क्लेम कर रहा है। और यहाँ पे ये जो एंड वर्ड लिखा हुआ है ये इंपॉर्टेंट है, प्लस कर लीजिए। इसके साथ में ये वाली कंडीशन आपकी कोएग्जिस्ट होनी चाहिए, ये साथ में आप ऐड करेंगे प्लेंट के अंदर, सी नामक कंडीशन। देखिए क्या कह रहा है सी नामक पॉइंट, डेट देयर इज नो कोल्यूजन बिटवीन द प्लेंटिफ। कोल्यूजन बिटवीन द प्लेंटिफ को अंडरलाइन कीजिए, कोल्यूजन बिटवीन द प्लेंटिफ मतलब मिली भगत नहीं होनी चाहिए प्लेंटिफ की, किसके साथ में, एंड एनी ऑफ द डिफेंडेंट्स। प्लेंटिफ एंड डिफेंडेंट की कोई भी मिली भगत नहीं होनी चाहिए कि वो सेटिंग कर ले कि आप इंटरप्लीडर सूट इंस्टीट्यूट कर दीजिए मेरे अगेंस्ट, मैं जीत जाऊंगा, आधी प्रॉपर्टी आपकी आधी आपकी, ऐसा नहीं होना चाहिए। कोल्यूसिव प्रोसीडिंग्स नहीं होनी चाहिए आपकी इंटरप्लीडर के अंदर बेसिकली। अब बात करते हैं रूल नंबर 2 की। क्या कहता है, पेमेंट ऑफ थिंग क्लेम्ड इनटू कोर्ट। जो भी चीजें क्लेम की जा रही है, क्लेमेंट्स आपसे क्लेम कर रहे हैं, उनकी पेमेंट आप कोर्ट में कर सकते हो अगर वो पेएबल है या कोई एक ऐसी प्रॉपर्टी है जिसको आप कोर्ट की कस्टडी में दे सकते हो, तो वो आप कोर्ट की कस्टडी में सबमिट कर देंगे। देखिए क्या कह रहा है, वेयर द थिंग क्लेम्ड, थिंग क्लेम्ड मतलब जहां पे हमने 88 में पढ़ा 2 और मोर पर्सन कोई चीज क्लेम कर रहे हैं, अगर इज कैपेबल ऑफ बीइंग पेड इनटू द कोर्ट, अगर ऐसी है कि आप कोर्ट में पे कर सकते हो तो आप पे कर दीजिए, और प्लेस इन द कस्टडी ऑफ द कोर्ट, द प्लेंटिफ मे बी रिक्वायर्ड टू सो पे और प्लेस इट बिफोर ही कैन बी एंटाइटल्ड टू एनी ऑर्डर इन दिस सूट। कोई सूट में ऑर्डर आने से पहले उसको कह दिया जाएगा कि आप इस चीज को कोर्ट की कस्टडी में रख दीजिए, अगर वो ऐसी है कि आप कोर्ट की कस्टडी में उसको रख सकते हो तो रूल 2 सिंपल सी बात करता है। रूल 3 इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा समझिए इसको क्या कह रहा है। प्रोसीजर वेयर डिफेंडेंट इज सुइंग प्लेंटिफ, उस केस की बात कर रहा है जहां डिफेंडेंट एक्चुअल में सूट इंस्टीट्यूट कर रहा है प्लेंटिफ के अगेंस्ट। देखिए क्या कर रहा है, वेयर एनी ऑफ द डिफेंडेंट्स, जहां हमने पढ़ा था 2 और मोर पर्संस इन एन इंटरप्लीडर सूट इज एक्चुअली, ये जो एक्चुअली वर्ड है इसको अंडरलाइन कर लीजिए, एक्चुअली सुइंग द प्लेंटिफ इन रिस्पेक्ट ऑफ द सब्जेक्ट मैटर ऑफ सच सूट। उस पर्टिकुलर सूट के रिलेटेड ही वो एक अलग से सूट इंस्टीट्यूट कर रखा है उसने। द कोर्ट इन विच द सूट अगेंस्ट द प्लेंटिफ, प्लेंटिफ वो है जिसने इंटरप्लीडर सूट इंस्टीट्यूट किया, इज पेंडिंग शेल, जिस कोर्ट में पेंडिंग है वो वाला सूट, ऑन बीइंग इन्फॉर्म्ड बाय द कोर्ट इन विच द इंटरप्लीडर सूट हैज बीन इंस्टीट्यूटेड, जिस कोर्ट में आपने इंटरप्लीडर सूट इंस्टीट्यूट किया वो कोर्ट बता दिया जाएगा उस कोर्ट को कि एक सूट ऑलरेडी पेंडिंग है, वो सूट आपका जो पेंडिंग है उसको स्टे कर दिया जाएगा। देखिए स्टे दी प्रोसीडिंग एज अगेंस्ट हिम, वहां दूसरे सूट में स्टे कर दी जाएगी प्रोसीडिंग सारी की सारी, एंड हिज कॉस्ट इन दिस सूट सो स्टेड, जिस सूट को आपने स्टे किया है उसके अंदर जो भी कॉस्ट है मे बी प्रोवाइडेड फॉर इन सच सूट, उस सूट के अंदर ही प्रोवाइड कर दी जाएंगी। मे वर्ड लिखा हुआ है, चाहो तो आप उस सूट के अंदर प्रोवाइड कर दीजिए उसकी कॉस्ट, बट इफ एंड इन सो फार एज दे आर नॉट प्रोवाइडेड, अगर उस सूट में जो आपने स्टे किया है, जो एक सूट अलग से पेंडिंग है उसको आपने स्टे किया है, उसमें अगर आप कॉस्ट प्रोवाइड नहीं करते हो, फॉर इन दैट सूट दे मे बी एडेड टू हिज कॉस्ट इंकर्ड इन द इंटरप्लीडर सूट, तो वो आप सारी की सारी इंटरप्लीडर सूट के अंदर वो कॉस्ट आप इंक्लूड कर देंगे और वहां पे उसको दिलवा देंगे। रूल नंबर 4, रूल 4 भी इंपॉर्टेंट है। देखिए क्या कहता है, प्रोसीजर एट फर्स्ट हियरिंग, जैसा कि मैंने कहा था कि ऑर्डर के अंदर प्रोसीजर की बात की गई है, तो रूल 4 भी यही कह रहा है, प्रोसीजर एट फर्स्ट हियरिंग, एट द फर्स्ट हियरिंग द कोर्ट में, जो पहली सुनवाई होगी, फर्स्ट डेट होगी आपके सूट की सुनने की, उस दिन क्या होगा, देखिए कोर्ट में
ए पॉइंट, डिक्लेयर दैट द प्लेंटिफ इज डिस्चार्ज, इसको अंडरलाइन कर लीजिए, प्लेंटिफ इज डिस्चार्ज फ्रॉम ऑल लायबिलिटी टू द डिफेंडेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ द थिंग क्लेम्ड, अवॉर्ड हिम हिज कॉस्ट एंड डिसमिस हिम फ्रॉम द सूट। देखिए क्या होगा, जब फर्स्ट डेट होगी, केस की सुनवाई होगी पहले दिन, उस दिन कोर्ट प्लेंटिफ को डिस्चार्ज कर देगी, क्योंकि प्लेंटिफ ने तो पहले ही कह दिया अपने प्लेंट के अंदर कि आई एम नॉट क्लेमिंग एनी काइंड ऑफ इंटरेस्ट इन दिस सब्जेक्ट मैटर। तो वहां पे उसको डिस्चार्ज कर दिया जाएगा एज अगेंस्ट दी क्लेम्स, जो थिंग क्लेम की है उसके अगेंस्ट जो भी लाइबिलिटीज है उसकी सारी की सारी डिस्चार्ज हो जाएंगी, और उसको जो भी उसकी कॉस्ट वगैरह आई है वो उसको दे दी जाएगी और उसको सूट में से डिसमिस कर दिया जाएगा। पहला तो ये है, मे वर्ड लिखा हो तो कोर्ट चाहे तो ऐसा कर सकती है। बी कहता है और वर्ड है यहाँ पे, तो ये अलग चीज है और ये अलग चीज है। और इफ ही थिंक्स मतलब कोर्ट को अगर ऐसा लगता है डेट जस्टिस और कन्वीनियंस सो रिक्वायर, की जरूरत है जस्टिस के लिए, या एक मतलब पार्टीज की कन्वीनियंस रहे या कोर्ट की कन्वीनियंस, सो रिक्वायर रिटेन ऑल पार्टीज। ऑल पार्टीज के अंदर आपका ये प्लेंटिफ भी आएगा जिसको आप डिस्चार्ज करने की बात कर रहे थे, डिसमिस करने की बात कर रहे थे, और डिफेंडेंट्स भी आएंगे, तो उनको डिस्चार्ज ना किए बगैर भी रखा जा सकता है सूट के अंदर एज ए पार्टी, ताकि आपका सूट डिसाइड हो सके कब तक, अंटिल द फाइनल डिस्पोजल ऑफ द सूट। तो ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पे कि डिस्चार्ज भी किया जा सकता है, और कोर्ट को लगता है कि डिस्चार्ज नहीं करना, प्लेंटिफ को रखना है ताकि हम प्रॉपर्ली सूट को डिस्पोज ऑफ कर सके, तो वो आपको रख भी सकते हैं। अब सब रूल 2, विद द कोर्ट फाइंड्स दैट द एडमिशंस ऑफ द पार्टीज, इसको अंडरलाइन कर लीजिए, एडमिशन ऑफ द पार्टीज, जो आप रिटन स्टेटमेंट में एडमिशंस करते हो वहां से अगर कोर्ट को ऐसा कुछ लगता है, और अदर एविडेंसेस के थ्रू अनेबल इट टू डू सो। कोर्ट अनेबल का मतलब है कोर्ट को समझ में आती है वो चीज, कंसीडर करती है। जब आप पढ़ते हो ना अनेबल कर दिया, डिसेबल कर दिया, मोबाइल के अंदर भी फंक्शंस होते हैं अनेबल करना और डिसेबल करना, उसी चीज की बात कर रहा है कि कोर्ट कुछ एडमिशंस के थ्रू या कुछ एविडेंसेस के थ्रू कोई चीज समझ पा रही है क्या, इट मे एडजुडिकेट द टाइटल ऑफ द थिंग क्लेम्ड। अगर वो उस पार्टीज के एडमिशन जो भी उन्होंने रिटन स्टेटमेंट में बातें एडमिट की है उनसे समझ पा रही है या एविडेंसेस के थ्रू क्लियर कर पा रही है कि हम एडजुडिकेट कर देंगे इस डिस्प्यूट को, डिसाइड कर देंगे, डिस्पोज ऑफ कर देंगे, और फाइनली डिसाइड कर देंगे किस पार्टी का क्लेम बनता है, किसका टाइटल बनता है इस प्रॉपर्टी के ऊपर, इस थिंग क्लेम्ड के ऊपर जिसके ऊपर डिस्प्यूट है आपका। थर्ड क्या कहता है, वेयर द एडमिशन ऑफ द पार्टीज डू नॉट अनेबल, ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, एडमिशन ऑफ द पार्टीज जहां रिटर्न स्टेटमेंट सबमिट की उससे हमें नहीं पता लग रहा कोर्ट को, द कोर्ट सो टू एडजुडिकेट, ऐसे एडमिशंस नहीं हो पाए कि कोर्ट एडजुडिकेट कर सके, डिसाइड कर सके, इट में डायरेक्ट, क्या डायरेक्शंस देगी कोर्ट, देखिए, डेट एन इशू और इशू बिटवीन द पार्टीज बी फ्रेम्ड एंड ट्राइड। इंडियन एविडेंस एक्ट में आपने जो पढ़ा है फैक्ट इन इशू, उसी की बात हो रही है कि इश्यूज फ्रेम किए जाएं, जो आप सीआरपीसी में चार्जेस फ्रेम होते हैं, यहाँ पे इश्यूज फ्रेम होती है, फ्रेमिंग ऑफ इश्यूज। जब एक पार्टी डिनाई करती है और दूसरी पार्टी एलेज करती है तो वो आपका इशू बन जाता है, इशू इन फैक्ट। तो यहाँ पे इश्यूज फ्रेम किए जाएंगे और उसको फर्दर ट्राई किया जाएगा। एंड इसके साथ में एंड वर्ड लिखा हो तो ये प्लस में चलेगा आपका, यहाँ ब्रेक डाउन नहीं करोगे आप। बी पॉइंट, डेट एनी क्लेमेंट बी मेड ए प्लेंटिफ, क्लेमेंट को प्लेंटिफ बना दिया जाएगा। क्लेमेंट कौन था आपका, डिफेंडेंट थे, मैं और आप सी नामक व्यक्ति से क्लेम कर रहे, तो हम डिफेंडेंट थे, हम में से किसी एक डिफेंडेंट को उठा के, यहाँ पे एनी वर्ड लिखा हुआ है, एनी क्लेमेंट बी मेड ए प्लेंटिफ, हम में से किसी एक डिफेंडेंट को उठा के प्लेंटिफ बना दिया जाएगा, इन ल्यू ऑफ और इन एडिशन टू, ल्यू मतलब उसके बदले में, जो ओरिजिनल प्लेंटिफ है उसके बदले में, या इन एडिशन टू ओरिजिनल प्लेंटिफ, ओरिजिनल प्लेंटिफ भी रहेगा और आप जो डिफेंडेंट थे आपको भी प्लेंटिफ बना दिया जाएगा उसके साथ में। तो यहां से फिर क्या होगा, एंड शैल प्रोसीड टू ट्राई दिस सूट इन ऑर्डिनरी मैनर, फिर आपका जो सूट ऑर्डिनरी मैनर में प्रोसीड होता है उस प्रकार से डील कर लिया जाएगा। क्योंकि देखिए डिफेंडेंट तो फाइट नहीं कर सकते ना सूट, एक प्लेंटिफ का होना भी जरूरी है। जिस व्यक्ति ने इंटरप्लीडर सूट इंस्टीट्यूट किया वो तो कोई चीज क्लेम ही नहीं कर रहा था, तो इसलिए कोर्ट यहां से किसी एक डिफेंडेंट को उठा के प्लेंटिफ बना देगी। ठीक है, अब आइए सब रूल 5 पे, जो बहुत इंपॉर्टेंट है प्री के लिए, इंटरव्यू में भी कई बार पूछा जा सकता है, प्री के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए क्या कहता है सब रूल 5, एजेंट्स एंड टीनेंट्स मे नॉट इंस्टीट्यूट इंटरप्लीडर सूट। ये जर्नल रूल है कि कोई भी एक एजेंट या कोई भी एक टीनेंट, एजेंट अपने प्रिंसिपल के अगेंस्ट एक सूट इंस्टीट्यूट नहीं करेगा, इंटरप्लीडर सूट, और आपका जो टीनेंट होगा वो लैंडलॉर्ड के अगेंस्ट आपका इंटरप्लीडर सूट इंस्टीट्यूट नहीं करेगा, क्योंकि वहां पे टाइटल ऑलरेडी क्लियर है। ये मेरे प्रिंसिपल है तो इसी की प्रॉपर्टी है, ये मेरा लैंडलॉर्ड है तो इसी का मकान है, वहां पे टाइटल ऑलरेडी क्लियर है। तो जनरल रूल है, प्री का क्वेश्चन भी है कि एजेंट और टीनेंट कभी भी इंटरप्लीडर सूट इंस्टीट्यूट नहीं करेंगे। लेकिन एक एक्सेप्शन है जो इसी में दी हुई है, पढ़ते हैं उसको। नथिंग इन दिस ऑर्डर, ऑर्डर नंबर 35 के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं है, शैल बी डीम टू अनेबल, जो अनेबल करता हो, जो मतलब एक प्रिविलेज देता हो या एक मतलब स्कोप देता हो किसको, एजेंट्स को
टू sue their principals। तो ऑर्डर 35 कहीं पे भी ये नहीं कहता कि एजेंट एक प्रिंसिपल को सू कर सकता है, इंस्टीट्यूट कर सकता है सूट उसके अगेंस्ट, और टीनेंट्स टू सू देयर लैंडलॉर्ड्स, ना ही टीनेंट्स अपने लैंडलॉर्ड को सूट कर सकते हैं। फॉर द पर्पज ऑफ कंपेलिंग देम टू इंटरप्लीड विद एनी पर्सन, इसलिए आप इंटरप्लीडर सूट नहीं कर सकते कि किसी और के साथ वो अपना इंटरप्लीड करें, अपने टाइटल को क्लियर करवाएं, नहीं। लेकिन एक बड़े इंपॉर्टेंट चीज है जो यहां से स्टार्ट होती है, अदर देन पर्संस मेकिंग क्लेम थ्रू सच प्रिंसिपल और लैंडलॉर्ड। देखिए, जहां कोई एक व्यक्ति प्रिंसिपल के थ्रू एजेंट से कोई चीज क्लेम कर रहा है, वहां पे वो एजेंट इंटरप्लीडर सूट इंस्टीट्यूट कर सकता है। या जहां कोई व्यक्ति लैंडलॉर्ड के थ्रू टीनेंट से कोई चीज क्लेम कर रहा है, तो वहां पे वो टीनेंट इंटरप्लीडर सूट इंस्टीट्यूट कर सकता है। तो यहाँ पे एक ये एक्सेप्शन है जहां पे एजेंट और टीनेंट भी इंटरप्लीडर सूट इंस्टीट्यूट कर सकते हैं इफ द पर्सन इज क्लेमिंग थ्रू द प्रिंसिपल और द लैंडलॉर्ड। तो इलस्ट्रेशन ए देखते हैं, बी वाली इसी पॉइंट पे, ए वाली देखिए, ए वाली सिंपल बताएगी आपको क्या कह रहा है। ए डिपॉजिट से बॉक्स ऑफ ज्वेल्स विद बी, ए ने एक ज्वेलरी का बॉक्स बी के पास रखा एज हिज एजेंट, जो कि एजेंट है ए का। सी कहता है, सी alleges दैट द ज्वेल्स वर wrongfully obtained फ्रॉम हिम बाय ए। सी क्या कह रहा है बी को कि जो ए है वो धोखे से वो ज्वेलरी का बॉक्स ले आया है मेरे पास से, एंड क्लेम्स देम फ्रॉम बी, और सी बी से क्लेम करता है। बी कौन है? आपका ए का एजेंट है। यहां पे बी कैन नॉट इंस्टीट्यूट अ इंटरप्लीडर सूट अगेंस्ट ए एंड सी। क्यों नहीं कर रहा? क्योंकि जो सी है वो एडवर्सली क्लेम कर रहा है ए के, क्योंकि ए भी वही चीज क्लेम करेगा क्योंकि ए ने डिपॉजिट कराया अपने एजेंट के पास, और सी क्लेम कर रहा है वही वाली सेम थिंग जो ए क्लेम कर रहा है। तो ये एडवर्सली क्लेम कर रहा है सी ए के अगेंस्ट, और बी आपका एजेंट है ए का, तो इसलिए बी अपने प्रिंसिपल के अगेंस्ट सूट इंस्टीट्यूट नहीं कर सकता, जो जनरल रूल है यहाँ पे रूल 5 का। अब जो इसकी बी इलस्ट्रेशन है बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो इस पॉइंट पे बात करेगी, अदर देन पर्सन मेकिंग क्लेम थ्रू सच प्रिंसिपल और लैंडलॉर्ड। देखिए क्या कह रही है बी इलस्ट्रेशन, सेम इलस्ट्रेशन है, बिल्कुल थोड़ी सी चेंजेस है। ए डिपॉजिट ए बॉक्स ऑफ ज्वेल्स विद बी एज हिज एजेंट, वही सेम, ए ने अपने बी नामक एजेंट के पास एक ज्वेलरी का बॉक्स रखा, और फिर उसके बाद करता है ही, मतलब ए, देन राइट्स टू सी, ए एक लेटर लिखता है सी को, फॉर द पर्पज ऑफ मेकिंग द ज्वेल्स, जो ज्वेलरी इसने बी के पास रखी है, क्या कहता है, एज सिक्योरिटी फॉर ए डेट ड्यू फ्रॉम हिमसेल्फ टू सी, कि जो मैंने सी से पैसा लिया है उसके लिए मैंने एक सिक्योरिटी जमा कर दी है बी के पास, जो ज्वेलरी का बॉक्स है वो मैंने बी को दे दिया है। उसके बाद क्या करता है ए आफ्टरवर्ड्स, ये लेटर लिखने के बाद तुरंत बाद क्या करता है, ए आफ्टरवर्ड्स अलेजेस, क्या कहता है, दैट सीज डेट इज सेटिस्फाइड, जो मैंने सी से पैसे लिए थे वो मैंने वापस चुका दिए हैं, एंड सी अलेजेस द कंट्रेरी, सी कहता है कि नहीं चुकाए हैं, दूसरी बात बोल रहा है। तो यहां पे अब क्या हो गया, बोथ क्लेम्स द ज्वेल्स फ्रॉम बी, ए भी बी से क्लेम कर रहा है ज्वेलरी और सी भी क्लेम कर रहा है, क्योंकि ए ने सी को लेटर लिखा था कि बी के पास सिक्योरिटी के तौर पे मैं रख रहा हूं अपनी ज्वेलरी, तो सी और ए दोनों ही बी से क्लेम कर रहे हैं। यहां पे आपका बी इंस्टीट्यूट कर सकता है सूट, रीजन बताऊंगा मैं आपको। बी में इंस्टीट्यूट एन इंटरप्लीडर सूट अगेंस्ट ए एंड सी, यहां पे क्यों कर सकता है? देखिए, अगर आपको रीजन पता है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि बी यहां पे इंस्टीट्यूट क्यों कर पा रहा है इंटरप्लीडर सूट। देखिए, इसका जो एक रीजन है, बड़ा अच्छा रीजन है, जो हमने लास्ट में जो लाइन पढ़ी थी अदर देन वाली, अदर देन एनी पर्सन हु इज क्लेमिंग थ्रू प्रिंसिपल और लैंडलॉर्ड। तो यहां पे जो सी नामक व्यक्ति है, ये जो है, ये किसके थ्रू क्लेम कर रहा है? अगर आप पूरा देखेंगे, इसको आराम से समझेंगे, तो ये सी ए के थ्रू क्लेम कर रहा है, क्योंकि इसने ए को लोन दिया था, उधारी दी थी, और ए ने इसको लेटर लिखा था, तो ये सी ए के थ्रू बी से क्लेम कर रहा है, जो ए का एजेंट है। तो यहां पे आप इस इलस्ट्रेशन के साथ में लिख भी सकते हो कि सी क्लेम्स थ्रू ए एंड देयरफॉर C claims through A and therefore here interpleader suit can be instituted by B। तो यहां पे जहां पे B में इंस्टीट्यूट एंड इंटरप्लीडर सूट अगेंस्ट A एंड C, क्यों कर पा रहा है? क्योंकि जो C नामक व्यक्ति है वो A के थ्रू क्लेम कर रहा है B से, और हमने लास्ट में यहीं पे यही चीज पढ़ी थी, ये देखिए, ये जो यहां पे लिखा हुआ है, अदर पर्सन मेकिंग क्लेम थ्रू सच प्रिंसिपल और लैंडलॉर्ड। प्रिंसिपल वहां पे कौन है? A है, ए से थ्रू, ए के थ्रू बी से क्लेम कर रहा है, जो ए का एजेंट है बी, तो यहां पे आपका इंटरप्लीडर सूट फाइल किया जा सकता है। तो ये था, एक छोटा लगता है बट काफी इंपॉर्टेंट भी, थोड़ा सा टेक्निकल भी है। आई होप आपको समझ में आया होगा। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ भी देखिए इसको, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हाँ, अगर आप सीपीसी हमसे पढ़ना चाहते हो पर्टिकुलरली बिल्कुल इसी तरीके से, इससे भी और अच्छा तरीका, मतलब
विद केस लॉज एंड विद मोर एक्सप्लेनेशन, इन डेप्थ एक्सप्लेनेशन और पर्सनल डाउट क्लासेस आप हमें ज्वाइन कर सकते हो। हमारी ऑनलाइन क्लासेस होती हैं, पूरी जुडिशरी की कोचिंग भी देते हैं हम, पर्टिकुलरली कोई स्टेट है उसकी भी देते हैं हम, और पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स की भी देते हैं, तो आप हमें ज्वाइन कर सकते हो। फीस देखिए, फीस के लिए प्लीज़ नेगोशिएट मत कीजिए। मेरे पास काफ़ी स्टूडेंट्स का फ़ोन आता है कि सर फीस बहुत ज़्यादा है। कोई फीस नहीं है भैया, ये फीस अगर आपको ज़्यादा लगती है तो आप प्लीज़ दिल्ली जाके कोचिंग ले सकते हो, बहुत अच्छे इंस्टीट्यूट है वहाँ पे। मैं शायद इतना अच्छा नहीं पढ़ाता, तो मेरी फीस जितनी है उतनी ही रहेगी। प्लीज़ नेगोशिएशन मत कीजिएगा। अगर आपको पढ़ना है अच्छे से, एक सिंसियर स्टूडेंट की तरफ से, और मुझे चाहिए भी सीरियस स्टूडेंट। मैं नहीं चाहता कि कोई मजाकिया बच्चा है, फीस भी दे और पढ़े भी ना। मुझे वैसे बच्चे नहीं चाहिए। मैं खुद सीरियसली होकर पढ़ाता हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि सीरियस होकर मेरे साथ बच्चे पढ़े, जुड़े, अच्छे से पढ़े, और जो मेरे साथ पढ़े और उसी का क्रैक हो। मैं तो चाहता हूँ उसका क्रैक हो, एग्ज़ाम निकले। और मेरी हमेशा कोशिश रहती है कि मेरे पास काफ़ी स्टूडेंट्स, आप किसी से भी पूछ सकते हो, अगर आपका कोई नॉन है तो डिस्कस कर सकते हो कि कैसा पढ़ाते हैं सर। हर जगह जहाँ पॉसिबल होता है वहाँ मैं बच्चे को सपोर्ट करता हूँ। तो आपके ऊपर है, आप ज्वाइन करना चाहते हो ज्वाइन कर सकते हो, मोस्ट वेलकम। हमारी क्लासेस मतलब एवरी मंथ के 15th ऑफ द मंथ को नया बैच स्टार्ट होता है, 1st एंड 15th को नया बैच स्टार्ट होता है। आप कभी भी ज्वाइन कर सकते हो किसी भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए। और बीच में ज्वाइन करना चाहते हो तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हो, नीचे स्क्रीन के ऊपर नंबर चल रहा होगा आपके, उस नंबर पे कांटेक्ट कीजिए या व्हाट्सएप कीजिए, आपकी इच्छा है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, सी यू, टेक केयर। अच्छे से मेहनत कीजिए, रिवाइज कीजिए, क्योंकि जुडिशरी रिवीजन मांगती है, बार बार रिवीजन कीजिए अच्छे से, ठीक है। बाय बाय, सी यू।